यहाँ पे क्या है, डरने वाली बात नहीं है। आपको जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया ढंग से कर सकते हैं, खासकर इस सेक्शन में, पेडागोजी वाला सेक्शन में हम आपको बताते हैं सीडीपी और जनरल पेडागोजी में कभी भी आपको ऐसा डर नहीं लगेगा कि क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। बस कोशिश कीजिए यही कि जो चीज़ दिया गया है उसी रूप में उसको देखने का प्रयास कीजिए, और क्वेश्चन जब देखते हैं तो उसी तरह से उसको सोचिए, तो आराम से क्वेश्चन का डिस्कशन आपका होगा। एक बार हमें कमेंट करके बता देंगे कि सही सर, साउंड आ रहा है प्रॉपर, अगर क्लियर है, ऑडिबल दिख रहा है, तो हम लोग क्या है स्टार्ट कर देंगे क्लास को। तो आरटी एक्ट 2009 जिसको बोलते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये जो है विशेष तौर पे किसके लिए लाया गया है, तो ये टीचर के लिए लाया गया कि टीचर को किन किन चीज़ों का पालन करना है। एक टीचर कैसे कैसे चीज़ों का पालन करता है उसको यहाँ पे देखते हैं। मतलब कि ये अधिनियम जो है वो टीचर के लिए है। ये अधिनियम अगर हम बोलें तो ये किसके लिए है, ये टीचर के लिए है, मतलब शिक्षक के लिए। शिक्षक को कैसे कैसे चीज़ों को पालन करना चाहिए ताकि एक बच्चा बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ सके। तो आरटी एक्ट 2009 जो है एनसीएफ 2005 से थोड़ा सा आगे बढ़ के है, क्योंकि बाद में आया है और इसमें बहुत सारे चीज़ का यहाँ पे समावेश देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम पहले बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना देर किए हुए। क्लियर है? यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ नया देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप सोचिएगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या कहता है। तो सबसे पहले यह अधिनियम के कुछ एक तरह से क्या है प्रारूप है, उस प्रारूप को अगर समझ पाइएगा तो बहुत बढ़िया से इस अधिनियम को समझ जाइएगा। तो सबसे पहले एक तरह से क्या है, जब भी आपको अधिकार शब्द जुड़ता है जिसको बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, सॉरी राइट टू एजुकेशन, तो आरटीई जो है, आरटीई एक्ट 2009 है। इस आरटी एक्ट 2009 को अगर हम देखें तो इस आरटीई का मतलब होता है, आर का मतलब होता है राइट, आर का मतलब होता है राइट, है ना जी, राइट। टी का मतलब होता है टू, राइट टू। ई का मतलब होता है एजुकेशन, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन वाला बात होता है। कहने का मतलब होता है, राइट मतलब होता है अधिकार, राइट मतलब क्या होता है अधिकार, कि मेरा अधिकार है कि हम अपने घर में रहें, हमको कोई निकाल नहीं सकता है। और एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा, एजुकेशन मतलब क्या होता है शिक्षा। तो हम बोल सकते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम मतलब क्या होता है, अधिनियम का मतलब होता है कि नियम कानून, एक्ट मतलब होता है अधिनियम, 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 अधिनियम को हम नियम भी बोल सकते हैं, अधिनियम को हम नियम भी बोल सकते हैं, या इसको हम लॉ भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब कि इस तरह का प्रावधान किया गया है, इस तरह का चीज को तैयार किया गया है ताकि हम उन चीजों को सीख सकें। और ये कब आया, ये 2009 में इंप्लीमेंट हुआ, और इसको पूरे देश में लागू कब किया गया उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर हम इसको इन रूप में देखें कि इसको क्या मतलब हुआ, तो हम बोलेंगे कि शिक्षा का अधिकार, क्या मतलब हुआ, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार शब्द जुड़ गया यहाँ पे अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अधिनियम 2000 क्या होगा आपका 9। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले शिक्षा तो है, लेकिन अभी तक जो शिक्षा कर रहा था वो हम लोग शिक्षा क्या है इस तरह से कर रहे थे कि जहाँ तक हो पाता था करते थे, और जहाँ तक सामर्थ्य नहीं हो पाता था नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी यहाँ पे बोला क्या कि शिक्षा पाना ये हर एक का एक अधिकार है, और उस अधिकार के लिए सरकार के पास उंगली उठा सकता है कि आपने हमको शिक्षा देना है, अगर आप शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो मेरे अधिकार का हनन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एक बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है, और उस अधिकार को पूरा कौन करेगा, तो एक यहाँ पे सरकार करेगा, जो सरकार हम लोगों को चला रही है, मतलब जिसको हम लोग चुनते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेन चीज है जिसको आप समझिए। तो सबसे पहले आरटी एक्ट जब आया, तो आरटी एक्ट जो होता है, सॉरी शिक्षा अधिकार अधिनियम जो आया, जिसको हम बोलते हैं आरटीई एक्ट, अब हम लोग इसी से डिनोट करेंगे आरटीई एक्ट 2009। तो आज 2009 में जब आया तो इसको सबसे पहले पार्लियामेंट में क्या किया गया, इसको लाया गया कब, 2 जुलाई, दो डेट याद रखिएगा, 2 जुलाई 2009 को इसको पार्लियामेंट में लाया गया, और संसद के सामने किसके एक तरह से शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको क्या है पार्लियामेंट में लाया गया, और इसको यहाँ पे मंजूरी मिला। और मंजूरी मिलने के बाद इसको क्या हुआ कि एक तरह से 1 जनवरी, सॉरी 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 मिनट, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल
1 अप्रैल 2010 को 1 अप्रैल 2010 को इसको क्या किया, पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया। पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो उस समय से पूरे देश के लोगों को यह पता चल गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, तो उस नियम के तहत हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें बोला क्या कि एक सरकार प्रतिबद्ध है, सरकार कहने का मतलब कि लोकतंत्र जो चलाते हैं वो प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक विद्यार्थी को क्या है कि बेसिक एजुकेशन दिया जाए। बेसिक मतलब क्या है, आधारभूत, मतलब कि जहां तक वो अपने जीवन यापन को संभव बना सके, मतलब बेसिक एजुकेशन को क्या किया गया, उसके लिए प्रावधान दिया गया कि उसको फ्री किया जाए, मतलब निःशुल्क शिक्षा किया जाए। तो वही बोला क्या कि शिक्षा को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, शिक्षा को, वह क्या है, बेसिक शिक्षा को, मूलभूत शिक्षा को निःशुल्क बनाया गया। कहाँ बनाया गया, निःशुल्क मतलब कोई शुल्क नहीं लगेगा। निःशुल्क शिक्षा को निःशुल्क बनाया गया, मतलब यहीं पे शिक्षा को निःशुल्क बनाने का बात आया। और शिक्षा को निःशुल्क जो बनाया गया उसके लिए यहाँ पे एज रखा गया। तो कितना साल के बच्चे को शिक्षा को निःशुल्क बनाया गया, तो यहाँ पे एक बात निकल के आया कि जो भी सामान्य बालक हैं 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष के बालक को 6 से 14 वर्ष के बालक को शिक्षा में कभी भी पैसे देने का जरूरत नहीं होगा, मतलब कि उससे कोई पैसा चार्ज नहीं करेगा। कहीं अगर सरकारी स्कूल में एडमिशन लेके जाते हैं तो कभी कोई नहीं बोलेगा कि नामांकन का इतना पैसा लगेगा, मंथली आपको इतना पैसा लगेगा, ये कभी नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब ये फ्री है। ये क्या है, फ्री है। और फ्री क्यों किया गया, क्योंकि ये अधिकार बन गया, इसलिए सरकार जो है प्रतिबद्ध है सभी बच्चे को शिक्षा देने के लिए। तो यहाँ से ये चीज़ हमको समझ में आता है क्या कि सर शुल्क खाली निःशुल्क कर दिया गया यही नहीं है, इसमें बहुत सारा प्रावधान है जिसमें कि एक टीचर को इनका पालन करना चाहिए, एक शिक्षा व्यवस्था को इनका पालन करना चाहिए, ताकि एक बच्चे बहुत बढ़िया से शिक्षा ग्रहण कर पाएँ। तो इसमें विशेष तौर पे जो मूल बात हैं उसको हम लोग देखते हैं अभी तुरंत। क्लियर है? तो सबसे पहले इसमें क्या है कि RT एक्ट 2009 अगर आपसे पूछेगा तो RT एक्ट 2009 जो है वो एक तरह से पार्लियामेंट में कब लाया गया, आपका लाया गया 2 जुलाई 2009 को, और पार्लियामेंट से पारित होकर जब ये पूरे देश में लागू हो गया तो उसका डेट है आपका 1 अप्रैल 2010 को। इस दिन से क्या है कि पार्लियामेंट में इसको संशोधित एक तरह से क्या है लागू करके पूरे देश में इसको चलाने लगे और पूरे देश के लोग इसको मानने लगे और सभी सरकारें इस पे क्या है प्रतिबद्ध हो गई और आसानी से इसका हम लोग क्या कर पा रहे हैं, फायदा उठा पा रहे हैं। तो यहाँ से बेसिक कुछ चीज़ है, वो क्या चीज़ है समझिए। सबसे पहला इसमें बताया गया कि एक टीचर का और स्टूडेंट का रेशियो क्या होगा। स्टूडेंट, यही क्वेश्चन भी पूछा जाता है, टीचर और स्टूडेंट का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। कहने का मतलब कि कितना स्टूडेंट या कितना टीचर पे कितना स्टूडेंट पे कितना टीचर होगा। इसके लिए 2 तरह का चीज़ बांटा गया। सबसे पहले 1 to 5 क्लास के लिए लिया गया, 1 to 5 कक्षा के लिए, 1 to 5 क्लास के लिए लिया गया, और दूसरा है कि 6 to 8 क्लास के। हम जानते हैं कि 6 to 8 क्लास में जब बच्चा चल जाता है तो थोड़ा सा वो परिपक्व हो जाता है, थोड़ा सा वो होशियार हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे बोला गया कि अगर यहाँ पे कोई बच्चा एक बच्चा से शुरू होके अगर कोई 30 बच्चा तक रहेगा, स्टूडेंट कितना रहेगा, तो बोला कि अगर कोई स्टूडेंट 1 से लेके 30 तक रहेगा, मतलब 2 स्टूडेंट भी रहेगा या 3 भी रहेगा, 4 कहाँ तक 30 स्टूडेंट, तब तक जो टीचर लगेगा हमको एक ही टीचर का रिक्वायरमेंट, मतलब एक टीचर कितना स्टूडेंट को पढ़ा सकता है, एक स्टूडेंट मैक्सिमम जो है एक टीचर 30 स्टूडेंट को पढ़ा सकता है। 30 से अगर ऊपर हो गया स्टूडेंट तो उसको नहीं पढ़ा सकता है। उसी तरह अगर यहाँ पे 31 स्टूडेंट हो गया तो आपके स्कूल में 2 टीचर होना चाहिए, पहले 30 स्टूडेंट के लिए एक टीचर और जो बचा हुआ एक स्टूडेंट के लिए उसके लिए दूसरा टीचर। ये कब तक चलेगा, ये 60 तक। इस तरह से क्या है 2 टीचर मेरे पास होना चाहिए। उसी तरह अगर 61 से लेकर 90 तक देखें तो इसके लिए मेरे पास 3 टीचर होना चाहिए। अगर यहाँ पे 91 से 120 तक देखें, इस तरह से यहाँ मेरे पास 4 टीचर होना चाहिए। अगर 120 प्लस हो गया तो मेरे पास 5 टीचर होना चाहिए, और ये पांचों टीचर को कंट्रोल करने के लिए एक हेडमास्टर होना चाहिए, एक हेडमास्टर होना चाहिए। तो इस तरह का प्रावधान पहले लाया गया।
बच्चों में आते आरटी एक्ट 2009 के तहत, जिसमें कि एक बच्चा और टीचर के बीच के अनुपात को फिक्स किया गया कि मनमानी तरीका से, ऐसा नहीं कि कितने बच्चे को एक टीचर पढ़ा रहे हैं, इस तरह से न बच्चा पढ़ पाएगा और न टीचर पढ़ा पाएगा। अब 6 to 8 में जब आते हैं तो यहाँ पे क्या किया गया, जो स्टूडेंट है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे होशियार हो जाता है कुछ, तो उसको क्या है कि ज़्यादा मात्रा में भी पढ़ाएंगे तो उसको उतना दिक्कत नहीं होगा। लेकिन प्राथमिक कक्षा में अगर कोई बच्चा है तो उसको पढ़ाने के लिए अनुपात फिक्स रखना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 1 से 40 बच्चा को पढ़ाने के लिए एक टीचर रखते हैं। तो यहाँ पे उसी तरह 40 से 41 कर लो, 41 से 80 बच्चा को पढ़ाने के लिए यहाँ पे 2 टीचर रखते हैं। उसी तरह 81 से 120 बच्चा को पढ़ाने के लिए यहाँ पे 3 टीचर रखते हैं। तो इस तरह से क्या है कि इन चीज़ों को आगे ले जाते हैं और उसी तरह से यहाँ भी हेडमास्टर का चयन करते हैं। बस दोनों में अंतर यही है, क्योंकि यहाँ पे छोटा छोटा बच्चा है, ज़्यादा ध्यान देना है, इसलिए बच्चों की संख्या जितना कम रखेंगे उतना हर एक बच्चा पे हम ध्यान दे पाएंगे टीचर। और यहाँ पे क्या है, बच्चा थोड़ा सा के एक लेवल पे चल गया, मीडियम लेवल पे है तो बच्चा ही, इसीलिए इसके संख्या को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि अगर हमको एक बच्चे को पढ़ाना है, वहाँ प्राथमिक और द्वितीयक नाम नहीं लिखा हुआ है, तो आपसे पूछा है क्या, एक टीचर और स्टूडेंट का कितना का अनुपात होना चाहिए। तो अनुपात हमेशा हम रखेंगे किसका, तो हम बोलेंगे एक टीचर और स्टूडेंट का हमेशा अनुपात, कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम मानेंगे कि एक टीचर और स्टूडेंट का जो अनुपात होगा टीचर और स्टूडेंट का जो अनुपात होगा वो अनुपात हमेशा कितना रहेगा, 1:35 का रहेगा। मतलब मिनिमम अगर आप चाहते हैं तो इतना बच्चा को एक टीचर पढ़ा सकता है। अगर इतना बच्चा को पढ़ा रहा है तो टीचर का और स्टूडेंट का अनुपात बढ़िया है। क्लियर है। तो ये छोटे छोटे बच्चे के लिए एक रखा गया जिसमें कि टीचर और स्टूडेंट का अनुपात को दिया गया। क्लियर है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है टीचर और स्टूडेंट के अनुपात के लिए। इसको हम और आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ से ये बोला गया कि बताइए एक शिक्षक जो होगा, एक शिक्षक कक्षा में टाइम कितना देगा, एक शिक्षक कक्षा में टाइम कितना देगा, वो टाइम के बारे में प्रावधान दिया गया। और एक शिक्षक कक्षा में कितना टाइम देगा, टाइम के बारे में प्रावधान दिया गया। इसके लिए भी हम क्या है 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए देखते हैं। सबसे पहले 1 to 5 क्लास के लिए जो टाइम का प्रावधान रखा गया, तो 1 to 5 क्लास के लिए जब टाइम का प्रावधान रखा गया तो बोला कि एक शिक्षक को 1 to 5 के लिए एक साल में, कितना साल में, एक वर्ष में मिनिमम से मिनिमम एक टीचर को 200 दिन पढ़ाना होगा। कितना दिन पढ़ाना होगा, 200 दिन। अगर एक टीचर एक वर्ष में 200 दिन पढ़ा रहा है या टाइम दे रहा है, वो भी प्राथमिक कक्षा के बालक को, तब तो बहुत बढ़िया है। ये 200 दिन जो पढ़ा रहा है, ये 200 दिन में कुल मिला के उसको कितना घंटा पढ़ाना होगा, तो कुल मिला के उसको 800 घंटा पढ़ाना होगा। मतलब 800 घंटा उसको एक साल में पढ़ाना ही पढ़ाना होगा। मतलब कि क्लास में या स्कूल में एक टीचर को 800 घंटा देना है एक साल में। ये प्रावधान किया गया है 1 to 5 क्लास के बच्चे के लिए। लेकिन जब हम 6 to 8 क्लास के बच्चे के लिए आते हैं तो 6 to 8 क्लास का बच्चा, थोड़ा सिलेबस इनका लंबा हो गया है, सब्जेक्ट इनका और भी बढ़ गया है। तो यहाँ पे एक वर्ष में 6 to 8 क्लास के बच्चे के लिए जो टीचर का समय होगा वो टीचर को 220 दिन देना होगा। कितना दिन देना होगा, 220 दिन। मतलब एक साल में उसको 220 दिन स्कूल में गुजारना पड़ेगा। उसके बाद जो बचा हुआ समय है उसी में छुट्टी होगा, उसी में रविवार होगा, उसी में अपना वो छुट्टी ले सकते हैं। क्लियर है। तो इस 220 दिन में कुल उसको जो घंटा देना है वो आपको 1000 घंटा देना है। मतलब कि एक साल में अगर वो 1000 घंटा स्कूल में बिताता है तो इसका मतलब एक टीचर एक साल में बढ़िया काम किया है, मतलब प्रदर्शन बढ़िया किया है। इस तरह का प्रावधान रखा गया है RTA के माध्यम से कि एक टीचर को कितना समय देना है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए एक शिक्षक को एक सप्ताह में कितना समय देना चाहिए, एक शिक्षक को एक सप्ताह में कितना समय देना चाहिए। तो उसी के लिए यहाँ पे हम बनाते हैं ताकि दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा कि एक शिक्षक को, एक टीचर को कुल जो है कितना,
कुल 45 घंटा, कितना घंटा? 45 घंटा, 45 घंटा प्रति सप्ताह, मतलब एक सप्ताह में उसको 45 घंटा टाइम देना ही देना है। कितना? प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह में उसको, प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक सप्ताह में उसको 45 घंटा का टाइम देना है स्कूल में। अगर एक टीचर 45 घंटा का टाइम एक सप्ताह में दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो टीचर आरटी एक्ट के अनुसार एक बच्चे को पढ़ा रहा है। इसका मतलब एक बच्चा किसी भी चीज़ को बहुत बढ़िया सीख पाएगा, क्योंकि टीचर जब समझ दे रहा है तो बच्चा तो सीखेगा ही। इसीलिए यहाँ पे क्या है, इन चीज़ का प्रावधान किया गया है। इसको हम और आगे बढ़ाते हैं तो और बताया गया कि अगर कोई विद्यालय है और इस विद्यालय को बच्चे को पढ़ाना, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा देखिएगा। अभी तक में 3-4 क्वेश्चन आपका बन गया। अब यहाँ पे क्या है कि बालक के घर, स्टूडेंट के घर एवं स्कूल, स्टूडेंट के घर एवं स्कूल के बीच संबंध। तो स्टूडेंट के घर और स्कूल के बीच में संबंध के बारे में बताया गया। अब यहाँ पे दोनों बच्चे के बारे में पढ़ेंगे, 1 to 5 क्लास के बच्चे के बारे में पढ़ेंगे। तो 1 to 5 क्लास का बच्चा बोलता है क्या कि अगर स्टूडेंट का घर है तो यहाँ मान लेते कि स्टूडेंट का घर है और यहाँ पे स्टूडेंट का स्कूल है, यहाँ पे क्या है, स्कूल है। तो बोला जाता है क्या, स्टूडेंट का घर और स्कूल के बीच की मिनिमम मैक्सिमम दूरी, मैक्सिमम मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होना चाहिए वो दूरी होना चाहिए 1 to 5 के लिए 1 किलोमीटर। मतलब कि एक बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के अंदर ही स्कूल होना चाहिए। अगर ऐसा प्रावधान है तो आरटी एक्ट के अनुसार क्या कर रहे हैं, अब चीज़ों का पालन कर रहे हैं। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जब 6 to 8 क्लास में जाते हैं बच्चा को, तो यहाँ पे चूंकि बच्चा क्या है, अब यहाँ पे मैच्योर होने लगा है, वो साइकिल चलाने लगा है, वो दूर तक जा सकता है दोस्तों के साथ बातचीत करते करते। तो यहाँ पे एक बच्चे का घर जो 6 to 8 का है और यहाँ पे एक बच्चे का स्कूल जो 6 to 8 का है, माध्यमिक स्कूल, इस स्कूल के बीच इसका जो दूरी होना चाहिए वो मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 3 किलोमीटर का होना चाहिए। कहने का मतलब है कि माध्यमिक कक्षा के बच्चे के लिए घर से जो स्कूल की दूरी होना चाहिए वो 3 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए, और प्राथमिक कक्षा के लिए घर से जो स्कूल की दूरी होनी चाहिए वो आपका 1 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। अगर ऐसा प्रावधान किया गया है इसका मतलब एक बच्चा वहां पे बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ेगा। तो यहां से कुछ बेसिक चीज है जो कि हम यहां पे समझ चुके हैं। अब यहां से कुछ मुख्य बिंदु है जिसको आपको समझने का जरूरत है। इसी में क्या है, आरटी एक्ट के माध्यम से हम उन चीजों को सीखते हैं। तो क्या क्या मुख्य बिंदु है उसको हम पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पे जो बेसिक चीज है उसको आप समझ चुके हैं, फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं ताकि आप समझिएगा। आरटी एक्ट जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले थे, आरटी एक्ट जो है किसके लिए है, वो टीचर के लिए है। एक टीचर को किस तरह की चीजों का पालन करना है ताकि एक बढ़िया टीचर हो पाए और बढ़िया तरीका से बच्चे को पढ़ा पाए। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि आरटी एक्ट है क्या और ये किसके लिए क्या प्रावधान किया गया है। तो हम जानते हैं कि आरटी एक्ट जो है एक अधिकार देता है एक बच्चे को कि आपको शिक्षा लेने का अधिकार है। इसीलिए आप सरकार से डिमांड कर सकते हैं कि हमको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, इसीलिए मेरे शिक्षा में कोई शुल्क नहीं लगना चाहिए, कोई फी नहीं लगना चाहिए। इसके लिए क्या है, सबसे पहले पार्लियामेंट में इसको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया जो कि आपका 2 जुलाई का था, और 2 जुलाई के बाद 4 जुलाई को इसको क्या है, मान्यता मिल गया, मतलब कि प्रूव हो गया, वहां से पास हो गया बिल। और वहां से जैसे बिल पास हुआ तो 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे देश में लागू कर दिया गया और पूरे देश के लोगों को जितना भी शिक्षा व्यवस्था था उस शिक्षा व्यवस्था से जोड़ दिया गया, मतलब शिक्षा को निःशुल्क बना दिया गया। और निःशुल्क जो अधिकार दिया गया, एक एज लिमिट तक दिया गया, उस लिमिट का नाम रखा गया 6 से 14 वर्ष। अब यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इस अधिनियम के तहत स्टूडेंट का और टीचर का रेशियो क्या रखा गया है स्कूल में, उसके बारे में हम यहाँ 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए पढ़ते हैं। और यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि शिक्षा के लिए, शिक्षक के लिए कक्षा में कितना टाइम देना है। तो टाइम के लिए भी यहाँ पे मैनेजमेंट किया गया, एक सप्ताह में कितना टाइम देना है, एक वर्ष में कितना टाइम देना है, 1 to 5 के लिए कितना टाइम देना है, 6 to 8 के लिए कितना टाइम देना है, सभी चीज़ के बारे में यहाँ पे चर्चा बनाया गया है। उसके बाद हम यहाँ पे बताए थे कि आपका स्कूल कितना ज़्यादा एक तरह से होना चाहिए, स्कूल जो है बालक के घर से कितना दूर पे होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे प्रावधान है। तो आगे हम यहाँ पे क्या है, कुछ मुख्य बिंदु है, मुख्य बिंदु के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको समझिए।
सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई टीचर है तो सबसे पहले वो देखिए कि टीचर पढ़ाने के लायक है कि नहीं। मतलब कि टीचर जो है टीईटी, कोई भी टीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। टीईटी क्या होना चाहिए? टीचर टीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। क्वालिफाई होना चाहिए। कहने का मतलब है क्या? वो शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसको क्या बोलते हैं? टीईटी को हम लोग क्या बोलते हैं? टीईटी को बोलते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा। शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा वो पास होना चाहिए। अगर वो पास हो गया इसका मतलब वो टीचर पढ़ाने के लायक है, उसको स्कूल में लाना चाहिए, उससे पढ़वाना चाहिए, सबसे पहला। दूसरा बात ये है कि अगर कोई टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो बाहर से कोई कोचिंग सेंटर नहीं चला सकता है। मतलब क्या है? प्राइवेट कोचिंग या ट्यूशन नहीं चला सकता है, क्योंकि अगर इस तरह का करता है टीचर तो बच्चे पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तीसरा क्या है कि अगर यहाँ पे कोई टीचर है तो किसी भी बच्चे के एडमिशन के लिए वो कोई नामांकन फीस नहीं ले सकता है। मतलब क्या है? बालक के एडमिशन के लिए कोई फीस नहीं ले सकता है। कोई फीस नहीं ले सकता है। कोई फीस नहीं ले सकता है। और ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो उसको 20 से 25 हज़ार रुपये का जुर्माना भी होगा। 4 नंबर पॉइंट बोलता है क्या? कि अगर कोई टीचर किसी बच्चे को स्कूल में नामांकन लेने से रोक भी नहीं सकता। ऐसा नहीं बोल सकता है क्या कि तुम दिव्यांग बालक है, तुम्हारे लिए स्कूल नहीं है। मतलब क्या है? नामांकन के लिए किसको मना नहीं कर सकता है? नामांकन के लिए किसी स्टूडेंट को मना नहीं कर सकता है। मना नहीं कर सकता है। ये स्कूल का बात है, स्कूल कोई मना नहीं कर सकता है। अगर कोई स्कूल मना कर रहा है तो उस पर एक तरह से धारा लग जाएगा और वो स्कूल बंद हो जाएगा। इस तरह का इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। मतलब सिंपल बात है कि सभी विद्यार्थी के संरक्षण में दिया गया है ताकि एक विद्यार्थी इसको समझे। अगला पॉइंट अगर 5 नंबर में हम बोलें तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर कोई बच्चा एडमिशन लेने आए तो आप ना तो बच्चे का इंटरव्यू ले सकते हैं, ना उसके अभिभावक का इंटरव्यू ले सकते हैं। मतलब इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या है? बालक और उसके माता पिता का साक्षात्कार जिसको बोलते हैं इंटरव्यू, साक्षात्कार नामांकन के लिए नहीं लिया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको कानूनन अपराध के रूप में देखा जाएगा। 6 नंबर में बोला गया है क्या? कि अगर कोई अगर कोई स्कूल वाले हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल वाले हैं चाहे वो सरकारी है, तो सरकारी में तो सब नियम लगबे करेगा। सरकारी में सभी तरह का नियम लगेगा। साथ में अगर कोई प्राइवेट स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल क्या करेगा? तो प्राइवेट स्कूल को बोला गया कि जो भी दिव्यांग बच्चा है उस दिव्यांग बच्चे के लिए, प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल किस बच्चे के लिए? दिव्यांग बच्चे के लिए। ये दिव्यांग बालक के लिए 5% जो होगा सीट, 5% जो सीट होगा वो आरक्षित होगा। मतलब उस सीट पे कोई दूसरा बच्चा नहीं जा सकता है, ताकि दिव्यांग बच्चा प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल जो भी उसके घर के नज़दीक होगा उस स्कूल में वो पढ़ सके। क्लियर है? आगे के चीज़ को हम देखते हैं, यहाँ से आगे पढ़ते हैं। 7 नंबर में देखते हैं। 7 नंबर में क्या है? 7 नंबर में बोल रहा है क्या? कि समाज के पिछड़े बालक के लिए, समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े बालक के लिए, समाज के आर्थिक
आर्थिक रूप से पिछड़े बालक के लिए, पिछड़े बालक के लिए 25% सीट, समझना, 25% सीट आरक्षित किया गया है, आरक्षित किया गया है। तो मतलब क्या है, समाज का जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होता है उसके लिए यहाँ पे सीट को क्या किया गया है, आरक्षित किया गया है, ताकि इन चीज़ों का वो फायदा उठा सके और उसको भी ज्ञान प्राप्ति हो सके। बाद 8 नंबर में आते हैं कि यहाँ पे जब इन चीज़ों का बात किया गया है तो यहाँ यही बोला गया है कि एक टीचर जितना ज़्यादा हो सके एक बच्चे को दंडित नहीं कर सकते हैं, मतलब एक टीचर पीट नहीं सकते हैं। मतलब क्या है, बालक को दंडित नहीं कर सकते हैं, बालक को दंड या सजा नहीं दे सकते हैं, दंड या सजा नहीं दे सकते हैं, दंड या सजा नहीं दे सकते हैं। अगर इस तरह से देते हुए कोई पकड़ा गए तो इसका मतलब उस पर कानूनन जुर्म होगा। 9वां नंबर में बोलता है क्या कि अगर कोई बच्चा है और वो क्लास में फेल हो जाता है तो उस बच्चा को कभी आपको अथी नहीं करना है, क्लास के बाहर निकालना नहीं है। मतलब क्या है, क्लास कक्षा 1 से 8 तक के बालक को कभी फेल नहीं करना है। मतलब कि अगर वो पास नहीं हो है तब पर भी उसके कॉपी में पास लिख के अगला क्लास में आपको भेज देना है। और इस तरह का चीज जब करिएगा तभी एक बालक क्या करेगा, चीज़ों को रटेगा नहीं, चीज़ों को समझने पे फोकस करेगा। क्योंकि जब एग्जाम लेते हैं तो बालक के मन में पास होने का एक डर होता है और डर के चलते क्या करता है, चीज़ों को समझने के बजाय वो रटने लगता है। तो यहाँ पे बोलवे किया गया है, बच्चा अब तुमको हम फेल ही नहीं करेंगे, मतलब सबको पास कर देंगे। तो बच्चा मस्ती में रहेगा, जो समझ में आया, जो समझ में नहीं आया उसको छोड़ देगा। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा यहाँ लोड नहीं लेगा। क्लियर है। तो इस तरह के चीज़ों को हम जब देखते हैं तो यहाँ हम बता पाते हैं कि एक बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है। क्लियर है। तो यहाँ से हम यही समझ में आया कि आरटी एक्ट 2009 क्या क्या बोल रहा है। तो आरटी एक्ट 2009 बोल रहा है कि जितना ज़्यादा हो सके बच्चे के ध्यान में रख के बच्चे के अनुसार ही करवाइए। मतलब एक टीचर को इन बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो है एक बच्चे के लिए किन किन बातों का प्रावधान जो दिया गया है सरकार को उसको आप मान रहे हैं कि नहीं। 10वां नंबर में बोलता है क्या कि जब ये चीज़ों को लागू किया गया तो लागू करते के साथ इंडिया एक जो है इतना बढ़िया कंट्री बन गया। कहने का मतलब क्या है कि विश्व में 135वां देश बन गया। इंडिया, भारत जो है 135वां देश बन गया जो इस तरह का काम किया, जो इस तरह का काम किया। क्या काम किया? तो छोटे छोटे बच्चे के लिए शिक्षा को निःशुल्क कर दिया। ये निःशुल्क करने वाले इंडिया से पहले 134 कंट्री हो चुके हैं और इंडिया जो है 135वां कंट्री हुआ है। इसीलिए इसके बारे में क्या है, विशेष तौर पे रख रखाव दिया गया। तो कहने का मतलब है क्या, बेसिक तौर पे अगर हम समझें तो यहाँ पे आरटी एक्ट हमें ये बताता है कि आप इन चीज़ों का पालन कीजिए और इसके तरह अगर कीजिएगा तो पेडागोजी का क्वेश्चन आपका बनेगा। सबसे पहला क्या है कि एक टीचर को वेल क्वालिफाइड होना चाहिए ताकि वो टीईटी क्वालिफाई कर ले, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि एक टीचर जो है पात्रता परीक्षा, मतलब एक टीचर के पास वो गुण है कि नहीं पढ़ाने का, उसको यहाँ जांच करेंगे। दूसरा है कि प्राइवेट स्कूल और कभी प्राइवेट कोचिंग नहीं चला सकते हैं अगर कोई टीचर, अगर ट्यूशन चला रहे हैं। इस तरह कहीं भी पेडागोजी टर्म में कहीं भी प्राइवेट कोचिंग का बात होता है या ट्यूशन की बात होता है या प्राइवेट कोई भी चीज का काम करने का बात होता है तो उसको हम लोग गलत मान लेते हैं, क्योंकि ये प्रावधान आरटी एक्ट के तहत नहीं है। दूसरा बोला कि जब एडमिशन हम बच्चे को कर रहे होंगे तो बच्चे के लिए कोई भी फी माफ होगा, मतलब कि किसी तरह का फी का प्रावधान नहीं होगा। ऐसे फी लिया जाता है तो इसका मतलब है कि उसको मतलब कि दंडित किया जाएगा, उसको पनिष्ड किया जाएगा। नामांकन के लिए स्टूडेंट को कभी मना नहीं कर सकते हैं, कभी ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ सीट फुल हो गया, यहाँ पे तुम्हारे लिए जगह नहीं है, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5वां नंबर बोल रहा है कि बालक या उसके माँ बाप को जब भी बालक का एडमिशन होता है तो हम लोग उसको पूछते हैं कि बताइए तुम्हारे माता पिता कितना तक पढ़े हुए हैं, तुम्हारे माता पिता कहाँ क्या काम करते हैं। तो इस तरह का चीज़ कभी सवाल बच्चे से नहीं पूछा जाएगा, बस सिर्फ बच्चे का एडमिशन लिया जाएगा। क्लियर है।
तो ये बहुत बड़ा एक स्टेप था। दूसरा था कि सरकारी विद्यालय के साथ साथ प्राइवेट विद्यालय में दिव्यांग बच्चे के लिए 5% सीट जो है रिजर्व कर दिया जाएगा, ताकि दिव्यांग बच्चे को अगर दिव्यांग बच्चे का जहां घर है उसके घर के आसपास अगर सरकारी विद्यालय नहीं है और पास में ही है, सरकारी विद्यालय से पहले ही अगर प्राइवेट विद्यालय है, तो वो बच्चा प्राइवेट विद्यालय में जाके वहां पे कम दामों में, मतलब कि जो फी होगा उस फी में बहुत सारा रिलैक्सेशन उसको मिलता है, डिबेट मिलता है, ताकि अब वहां पे क्या है आराम से वो पढ़ सकता है। उसके बाद यहाँ पे प्रावधान दिया गया कि समाज को जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, जिसको बोलते हैं क्या कि सोशल वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो होता है, उसको क्या है विशेष रूप से प्रावधान दिया गया कि 25% सीट जो होगा उन बच्चों के लिए रिजर्व होगा जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के अनुसार हैं। तो इससे क्या होगा कि उसको फी भी कम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सरकार उसको फी भी माफ कर देती है। किस विद्यालय में? प्राइवेट विद्यालय में। और सरकारी विद्यालय में तो फी ही नहीं लगता है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई बालक को दंड या सजा नहीं दे सकते हैं, अगर कोई टीचर इस तरह का करते हुए पकड़े गए तो इसका मतलब है क्या, उसको भी पनिशमेंट दिया जाएगा, मतलब क्या है जेल तक भेजा जा सकता है। अगला पॉइंट बताया कि 1 से 8 क्लास तक के बच्चे को कभी फेल नहीं किया जाएगा। अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो इसका मतलब है कि टीचर फेल हो रहे हैं, इसीलिए एक बच्चे को फेल होने के डर से खत्म कीजिए। मतलब उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा पास और फेल ही जिंदगी है, उसको आराम से पढ़ने दीजिए, उसके दिमाग में बोझ मत डालिए, उसके दिमाग में भार मत डालिए, लोड मत लेने दीजिए। तो इस तरह का चीज अगर करते हैं तो एक बच्चा बहुत बढ़िया से चीजों को समझना शुरू करता है, रटना वो छोड़ देता है। और अभी इंडिया जो होगा वो आपका 135वां कंट्री हो गया। कब? जब 2009 में इसको लागू किया गया था, मतलब कि संविधान, मतलब कि सभा के द्वारा, संविधान सभा बोलते हैं कि पार्लियामेंट के द्वारा इसे अपना लिया गया था। तो 135वां कंट्री बन गया जो कि इस तरह के नियमों को, मतलब कि निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान को लागू किया अपने देश में। तो इस तरह का कुछ 10 गो पॉइंट है। 10 पॉइंट को अगर समझते हैं तो यहाँ से हमें लगता है कि आरटी एक्ट के बारे में जो बेसिक चीज है वो आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी बात इसका क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको पढ़ा दिया गया है, आराम से आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि ये सारा चीज समावेशी शिक्षा का ही एक पार्ट है। और समावेशी शिक्षा ये बताता है कि हम लोग का जो समाज है वो एक समावेशी है, इसलिए स्कूल को भी समावेशी होना चाहिए। कभी भी लड़कों में भेदभाव न करना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार हो सके तो बच्चे को मदद करना चाहिए। जितना ज्यादा एक बच्चे को मदद करेंगे, उसके भावना के अनुसार रहेंगे, तो इसका मतलब वो बच्चा उतना बढ़िया के आपके टच में रहेगा, आपके बातों को मानेगा, आपसे वो सीखेगा। तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर हम लोग मिलते हैं नए सेशन में। अभी तो आपका इंट्रोडक्शन हुआ और कोशिश हम यही कर रहे हैं कि जो जो मेन टॉपिक है उस टॉपिक का इन शॉर्ट में आपको ला के प्रेजेंट कर दें, ताकि उनके बारे में आपका व्यू जो है वो थोड़ा बदल जाए, कॉन्फिडेंस थोड़ा आ जाए आप में, ताकि एग्जाम बढ़िया से दे पाए। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।